हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राजवंश फैमिली के सगाई तोड़ने के बाद आयशा अपने घर पर आई और उसने सुसाइड करने की धमकी दी। उसने अपने प्रेग्नेंट होने की बात भी सबको बता दी थी। आयशा के इतने ऊपर से कूदने से भले ही उसे कुछ न हो, लेकिन प्रेग्नेंट होने की वजह से उसके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता था। उसकी बातों से मजबूर होकर राधिका को शादी की बात करने के लिए राजवंश विला आना ही पड़ा। सुबह जो भी हुआ था उसकी वजह से उर्वशी अब तक नाराज थी। उसने राधिका और आयशा को घर के अंदर नहीं आने दिया, वो बाहर ही खड़ी थी। इशिका को इस बारे में पता चला तो वो उनसे मिलने के लिए पहुंची। राधिका के बाद अब आयशा इशिका को ब्लैकमेल करने लगी कि वो जाकर वसुधा से बात करे और उसे इस शादी के लिए मनाए। इशिका के मना करने से पहले ही राधिका ने इशिका को मना कर दिया और ये कहा कि भले ही वो आदर्श की बेटी है, लेकिन उसे आयशा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इशिका सच्चाई जानती थी, इसलिए उसके मुंह से यही निकला कि वो आदर्श की बेटी नहीं है। इशिका की बात सुनकर राधिका चौंक गई। फिर उसने करवाहट से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि तुमने कभी आदर्श को अपना डैड नहीं माना, लेकिन फिर भी इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम परेशान मत हो और अंदर जाओ। इशिका ने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत किया और राधिका से कहा, मेरे बारे में बाद में बात करेंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ थोड़ी देर और खड़ी रहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज जिद मत कीजिए मिसेस सिंघानिया, और गाड़ी के अंदर जाकर बैठिए। इशिका जानती थी कि उर्वशी को समझाना आसान नहीं है और वो इस मामले में वसुधा की मदद भी नहीं लेना चाहती थी। आयशा ने भी कुछ कम गलतियां नहीं की थी। इतना सब कुछ करने के बाद राजवंश फैमिली के 2% शेयर अभिमन्यु के पास चले गए थे, वो भी आयशा की गलती की वजह से। इस बात की वजह से वो उससे और नाराज हो गए थे। इशिका ने गुस्से से एक नज़र आयशा की तरफ देखा, क्योंकि वो राधिका को आराम करने का नहीं कह रही थी। इस बीच किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा निवेदिता उनकी तरफ आ रही है। निवेदिता राधिका के पास आई और मुस्कुराते हुए कहा, आप जरूर मिसेस सिंघानिया होंगी। जब घर पर गेस्ट आते हैं तो उन्हें इस तरह बाहर दरवाजे पर खड़े रहकर इंतजार नहीं करना चाहिए। चलिए अंदर आइए मैडम। और आप कौन हैं? राधिका ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्योंकि उसने निवेदिता को आज पहली बार देखा था। मैं मिसेस राजवंश की केयर गिवर हूँ, निवेदिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। राधिका ने कुछ भी कहने से पहले इशिका की तरफ देखा। इशिका पहले तो थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन वो समझ गई थी कि वसुधा ने ही निवेदिता को यहाँ भेजा है। तब उसने कहा, आप प्लीज अंदर आइए। भले ही वसुधा आयशा को कितना भी नापसंद करे, लेकिन वो मिसेस राधिका सिंघानिया को भी तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। राधिका ने भी उनका स्नेह देखकर कोई बहस नहीं की और निवेदिता के पीछे चल दी। वसुधा ने राधिका की खातिरदारी में सबको लगा दिया था, तो मजबूरन उर्वशी को भी इसमें शामिल होना पड़ा। कुछ ही देर में वो सब मेन विला के लिविंग रूम में इकट्ठा थे। अंदर आते ही उर्वशी पूरे घमंड के साथ सोफे पर बैठी और राधिका की तरफ देखकर कहा, मैंने आपको मिलने से मना किया था, इसका मतलब ये नहीं था कि आप मेरे दरवाजे पर खड़ी रहेंगी। उर्वशी ने जानबूझकर राधिका को बैठने तक का नहीं कहा। उर्वशी की इस बदतमीजी का इशिका जवाब देने के लिए आगे बढ़ रही थी। उसके इरादों को समझते हुए आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आंखें दिखाते हुए धीरे से कहा, वो मेरी होने वाली सास है, तो कुछ भी ऐसा वैसा कहकर उनकी इंसल्ट करने के बारे में तो सोचना भी मत। इशिका को अब आयशा पर और भी गुस्सा आने लगा। उसकी आंखों के सामने राधिका की इंसल्ट की जा रही थी, लेकिन अपने फायदे के लिए वो कुछ नहीं बोल रही थी। उन दोनों की आंखों ही आंखों में इस अनबन को राधिका महसूस किया और हल्का खांसते हुए वो सोफे पर जाकर धीरे से बैठ गई थी। उर्वशी ने फिर से राधिका पर निशाना साधते हुए कहा, आप काफी एलिगेंट है। मैंने सुना है कि आपने ही इशिका को बड़ा किया है। इशिका की एलिगेंस और एटिकेट्स देखकर समझ में आता है कि आप ही इसे पाल सकती हैं। उर्वशी बातों की बातों में राधिका को ताना दे रही थी। राधिका ने इसे काफी सपोर्टिंगली लिया और मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू सो मच। उर्वशी उसे गुस्से में काफी कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन राधिका ने बीच में ही हल्का खांसते हुए कहा, मिसेस राजवंश, यहाँ मैं बच्चों की बात करने के लिए आई हूँ। मुझे लगता है हमें अकेले में बातें करनी चाहिए, इसी में हमारे बच्चों की भलाई है। उर्वशी उनसे बात करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चों से राधिका का मतलब नक्श और आयशा से था, तो वो मना भी नहीं कर पाई। उर्वशी ने पहले भी काफी बार राधिका की तारीफ सुनी थी। वो दिल्ली की एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी। अभिमन्यु की वजह से दिल्ली में उनका बिजनेस कुछ खास फैला हुआ नहीं था। उर्वशी ने इसे एक मौके की तरह लिया और सार्कास्टिकली मुस्कुराकर बोली, चलो देखते हैं तुम्हारे पास बात करने को क्या है।
उसके बाद उर्वशी ने वहां मौजूद हाउस हेल्पर्स की तरफ देखा और कहा, तुम लोग अब बाहर जा सकते हो। राधिका ने भी आयशा और इशिका की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों भी अब बाहर जाओ, हमें अकेले में बात करनी है। आयशा को बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी और वो बिना किसी सवाल के बाहर चली गई। वहीं इशिका के चेहरे पर इस वक्त परेशानी के भाव थे। इशिका राधिका को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन राधिका के इशारा करने पर उसे बाहर जाना पड़ा। बाहर आने के बाद वो दोनों लिविंग रूम के आगे बने पोर्च में खड़ी थी। इशिका बार बार लिविंग रूम के अंदर देख रही थी। इशिका परेशानी से मन ही मन बड़बड़ा कर बोली, पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। राधिका आंटी क्यों आयशा की वजह से खुद को मुसीबत में डाल रही हैं? सोचते हुए अचानक इशिका की नजर आयशा पर गई। आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो आराम से मोबाइल में लगी हुई थी। इशिका आयशा के पास गई और हल्के गुस्से में बोली, शर्म तो बिल्कुल नहीं है ना तुम्हारे मुंह पर? अंदर मिसेस सिंघानिया तुम्हारे लिए पता नहीं उस औरत की न जाने कैसी कैसी बातें सुन रही होगी, और तुम यहाँ अपने मोबाइल में देखकर मुस्कुरा रही हो। क्या तुम्हें उनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? मुझे उनकी फिक्र है, और उससे ज्यादा वो मेरी फिक्र करती है। तभी आज मेरे लिए उस कमरे में बैठकर आराम से बात करके सब सॉल्व करना चाहती है। वो बस अपने माँ होने का फर्ज निभा रही है, तो तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, आयशा ने सिर हिलाकर कहा। फिर वो कुछ पल रुकी और इशिका का मजाक बनाते हुए बोली, वैसे तुम्हें कभी इस फीलिंग का एहसास नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। तुम तो उनसे इतनी नफरत करती हो कि उन्हें मॉम तक कहकर नहीं बुलाती। आयशा की बातें सुनकर गुस्से से इशिका की मुट्ठियां कस गई थी। इशिका गुस्से से बोली, तुम अपनी? आयशा ने इशिका की बात को पूरा नहीं करने दिया और बीच में ही बोली, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ। आज जब मैं रोते हुए घर पहुंची तो वो मेरे लिए बहुत परेशान हो गई और तुरंत उन्होंने यहाँ आने का डिसीजन लिया। वो आज कुछ भी करके राजवंश फैमिली को मनाकर ही रहेगी। इशिका ने गुस्से में जवाब दिया, राजवंश फैमिली इंडिया की अमीर परिवारों में से एक है। मिसेस सिंघानिया उन्हें क्या ऑफर करेगी जिसकी वजह से वो मान जाएंगे? सब कुछ तो है उनके पास। आयशा ने महसूस किया इशिका जो कह रही थी वो सच था। आयशा ने बिना किसी भाव की सिर हिलाकर कहा, फिर तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें तब तक अपना सिर झुकाकर खड़ा रहना होगा जब तक उनके पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है। इशिका को आयशा की सोच पर अफसोस हो रहा था। तभी आयशा उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, जबकि मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या तुम उनका एहसान चुकाने के लिए एक बार बड़ी दादी से बात नहीं कर सकती ताकि वो इस मामले को सुलझा सके? इशिका को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन किया कि वो आयशा का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो फिलहाल ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने हमेशा राधिका को अपनी आइडियल माना और आज उनका सिर झुकता देखकर उसे बुरा लग रहा था। इशिका ने सख्ती से कहा, ये मैं पहले से जानती थी कि नक्श से अपनी शादी टूटने नहीं दोगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके लिए तुम जाकर अपनी कमजोर और बीमार माँ को परेशान करोगी। इशिका आयशा से कुछ कदम दूर हो गई। उसकी नजरें लिविंग रूम पर टिकी हुई थी, जहां लगभग 40 मिनट बाद मिसेस सिंघानिया बाहर निकली। राधिका के बाहर आते ही इशिका जल्दी से उनके पास गई और उन्हें संभालने लगी। इशिका उन्हें कुछ पूछ पाती उससे पहले आयशा जल्दी से दौड़कर उनके पास आई और इशिका को साइड करते हुए खुद उनका हाथ पकड़ लिया। वो जल्दी से बोली, मॉम, अंदर क्या हुआ था? क्या मिसेस राजवंश ने शादी के लिए हाँ कह दी है? ऐसा लग रहा था जैसे राधिका काफी थकी हुई लग रही हैं। उन्होंने एक छोटी सी मुस्कुराहट दी और बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। राधिका के हाँ कहते ही आयशा उनके गले लग गई। वो खुश होते हुए बोली, मुझे पता था मॉम, आप कर लेंगी। आई रियली लव यू सो मच। थैंक यू सो मच मॉम। पहले जब आयशा राधिका के गले लगती थी तब वो प्यार से उसके बालों को सहलाती थी, लेकिन आज उन्होंने आयशा को खुद से अलग कर दिया। फिर उन्होंने इशिका की तरफ देखकर धीरे से कहा, इशिका, क्या तुम हमें बाहर तक छोड़ने के लिए नहीं चलोगी? इशिका राधिका का इशारा समझते ही उनके पास आई और उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले जाने लगी। बाहर चलते हुए राधिका ने इशिका से कहा, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और इस बात को मैं समझती हूँ, लेकिन ये फिर मत कहना कि आदर्श तुम्हारे पिता नहीं है। राधिका ने काफी कॉन्फिडेंटली कहा, क्योंकि इशिका के जन्म होने से पहले मालविका ने अपनी प्रेगनेंसी साबित करने के लिए जो भी टेस्ट्स करवाए थे उसमें यही साबित हुआ था कि वो बच्चा आदर्श का ही है। इशिका ने सख्ती से उनकी तरफ देखा और जवाब में कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो मेरे डैड नहीं है मिसेस सिंघानिया, मेरे पास उसके सबूत हैं।
और वो क्या? राधिका ने हैरानी से पूछा। आयशा उनके पीछे ही आ रही थी। जब उसने इशिका और राधिका की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए थे। आयशा सच्चाई जानती थी। वो नहीं चाहती थी कि राधिका या इशिका में से किसी को भी इशिका का राधिका की बेटी होने का सच पता चले। वो जल्दी से राधिका के पास आकर बोली, मॉम, वो मैं। आयशा की बात पूरी होने से पहले ही राधिका ने उसे बीच में काटते हुए कहा, तुम्हें जो भी कहना है वो घर पर चलकर कहना, यहाँ मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आयशा को डांटने के बाद राधिका ने इशिका की तरफ देखकर कहा, हाँ तो अब मुझे ठीक से बताओ कि तुम क्या कह रही थी इशिका? इशिका ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। आप चाहो तो मालविका को घर से निकाल सकते हो। ये सब उसने ड्रामा किया था। एक्चुअली मैं आदर्श सिंघानिया की बेटी नहीं हूँ। इशिका राधिका को आगे बता पाती उससे पहले राधिका बेहोश हो गई थी और इसी वजह से इशिका बुरी तरह घबरा गई। मिसेस सिंघानिया चिल्लाते हुए इशिका तुरंत उन्हें संभालने लगी। आयशा भी घबरा गई थी। उस वक्त इशिका को कुछ नहीं समझ आया और वो तुरंत आयशा की मदद से राधिका को वसुधा के विला में ले गई। इशिका जानती थी कि वसुधा के विला में एनी टाइम डॉक्टर रहते थे। डॉक्टर ने जल्दी से राधिका का चेकअप किया और फिर कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, ये थोड़ी थकी हुई थी, आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर के बताने पर इशिका ने राहत की सांस ली। वो परेशान लग रही थी तो वसुधा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए, अभी इसकी उम्र ही क्या है जो तुम इसके लिए घबरा रही हो। वैसे बहू, तुम्हारी माँ बहुत पतली है, उन्हें बोलो कि ठीक से खाया पिया करें। वसुधा अभी भी राधिका को इशिका की माँ समझ रही थी। इशिका उनकी ये गलतफहमी दूर करती उससे पहले आयशा बीच में चिढ़ते हुए बोली, दादी, वो मेरी मॉम है, इशिका की नहीं। वो मेरी बहू की माँ है। तुम गंदी लड़की बार बार यहाँ क्यों आ जाती हो? वसुधा ने सिर हिलाकर कहा। आयशा उन्हें कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए उसने गुस्से में इशिका को घूरते हुए कहा, अच्छा तो तुम सबको यही बताती हो कि मेरी मॉम तुम्हारी मॉम है। थोड़ी देर पहले तुम मुझे कह रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हें कहती हूँ कि शर्म तो तुम्हें भी नहीं आती है। इशिका ने इस वक्त उससे बहस करना जरूरी नहीं समझा। उसने डॉक्टर से पूछा, इन्हें होश कब तक आएगा? लगभग 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। ये जितना आराम करेंगी इनके लिए उतना ही अच्छा है, डॉक्टर ने जवाब दिया। इशिका ने सिर हिलाया और फिर वसुधा से पूछा, दादी, क्या कुछ देर के लिए मिसेस सिंघानिया यहाँ पर रख सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर ये मेरी बहू की माँ है तो यहाँ पर क्यों नहीं रुक सकती? वसुधा ने खुशी से कहा। किसी और को राधिका के वहाँ रुकने से दिक्कत हो या ना हो, लेकिन आयशा को दिक्कत थी। उसने झट से कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है बड़ी दादी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। मैंने डैड को कॉल कर दिया है, वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। आयशा को समझाने का कोई फायदा नहीं था। कुछ ही देर में आदर्श वहाँ पर पहुँच चुके थे। वहाँ आते ही आदर्श दौड़कर राधिका के पास गया। इशिका ने आदर्श के चेहरे की तरफ देखा और अपने मन में कहा, तो क्या अभिमन्यु का शक सही है? हो सकता है कि मैं सिर्फ राधिका सिंघानिया की बेटी हूँ। अगर ऐसा है तो मेरे असली पिता कौन है? मिसेस सिंघानिया तो इसके बारे में जरूर जानती होगी। क्या मुझे डायरेक्ट जाकर उनसे पूछना चाहिए? नहीं, डायरेक्ट जाकर पूछना सही नहीं होगा। मिसेस सिंघानिया से मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन आदर्श सिंघानिया से पूछ सकती हूँ। हाँ, मुझे इन्हीं से पूछना होगा। अपने मन में सोचते हुए अचानक इशिका के कदम आदर्श की तरफ बढ़ने लगे। क्या इतने लोगों के सामने इशिका हिम्मत जुटाकर आदर्श से सच पूछ पाएगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राधिका आयशा के साथ राजवंश विला में आई हुई थी। उसने जैसे तैसे करके उर्वशी को शादी के लिए मना लिया था। वहां से लौटते वक्त अचानक राधिका की तबीयत खराब हो गई और इशिका उसे वसुधा के विला ले आई थी। राधिका की तबीयत थकान की वजह से बिगड़ी थी। इशिका और वसुधा यही चाहते थे कि राधिका वहां आराम करें, लेकिन आयशा ने मिस्टर सिंघानिया को वहां बुला लिया था। आदर्श का चेहरा देखते ही इशिका को एक बार फिर से याद आने लगा कि वो उसके पिता नहीं हैं। एक पल के लिए इशिका को ये भी लगा कि हो सकता है वो सिर्फ राधिका की बेटी हो, और खोई हुई हालत में इशिका आदर्श से सच पूछने जाने लगी। उसके पास जाने से पहले आयशा ने इशिका का हाथ पकड़ा और आंखें दिखाते हुए कहा, क्या कर रही हो? डैड आ गए हैं, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारी हैप्पी फैमिली से दूर रहो।
इशिका कुछ कदम पीछे हो गई। उसने आदर्श और राधिका की तरफ देखा। आदर्श जिस हिसाब से उनकी परवाह करते हुए उन्हें गोद में उठाकर लेकर जा रहा था, उससे साफ था कि वो आज भी राधिका से बहुत प्यार करता है। इतना प्यार कि उसने मालविका को अपनाने तक से मना कर दिया। अचानक ही इशिका की आंखों के सामने अंधेरा जाने लगा और उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। आदर्श वहां आते ही तुरंत राधिका को ले जाने लगे। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे, उर्वशी तेजी से वहां आई और ड्रामेटिक वे में बोली, "ओ माय गॉड, राधिका को क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो ये मुझसे बात करने के लिए आई थी और अब इनका चेहरा कितना कमजोर लग रहा है।" उर्वशी को देखकर आयशा तुरंत उनके पास जाकर बोली, "कुछ खास नहीं मॉम, बस थकान की वजह से बेहोश हो गईं।" हालांकि आदर्श ने भी उर्वशी को देखा था, लेकिन वो उसके पास रुके नहीं। इससे उर्वशी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन आयशा ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, "डैड मॉम को लेकर परेशान है, बाहर काफी ठंड है तो वो उन्हें गाड़ी में ले जाने के लिए जल्दी कर रहे हैं।" उर्वशी ने सिर हिलाया और फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, "आयशा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी मॉम का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है। खैर, पास्ट में जो भी हुआ उसे जाने देते हैं। तुम और नक्श कल ही जाकर अपनी शादी रजिस्टर करा लेना।" आयशा ने हमेशा से एक ग्रैंड वेडिंग एक्सपेक्ट की थी, लेकिन जैसे ही उसने रजिस्टर्ड मैरिज का सुना, उसके चेहरे पर मायूसी थी। उर्वशी ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, "बेटा, मैं भी चाहती थी कि मेरे इकलौते बेटे की शादी काफी धूमधाम से हो, लेकिन तुम जानती हो ना, सोशल मीडिया पर आजकल तुम्हारे बारे में अच्छी बातें नहीं हो रही हैं। अगर हमने ग्रैंड वेडिंग की तो लोगों को हमारे ऊपर सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड मॉम, कल मैं नक्श का वेट करूंगी।" आयशा ने मुस्कुराकर कहा। आयशा इसी में खुश थी कि उसकी और नक्श की शादी जल्द से जल्द होने वाली है। वो आगे कुछ कहती उससे पहले आदर्श ने कार का हॉर्न बजाया तो आयशा ने तेज आवाज में कहा, "बस आ रही हूँ डैड।" आयशा ने उर्वशी को बाय बोला और वहां से जाने को हुई। तभी इशिका राधिका को देखने के लिए बाहर आई। उसे देखते ही आयशा ने इशिका के पास जाकर कहा, "मेरी मॉम को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करें। ये तो आज तुमने देख लिया होगा जब उन्होंने तुम्हें इस मामले से दूर रहने को कहा। उम्मीद है कि तुम इस घर को छोड़कर अपने पति के साथ रहने को चली जाओ।" इशिका को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया और ना ही वो समझना चाहती थी। आयशा भी वहां से जा चुकी थी। उसके जाने के बाद इशिका वापस वसुधा के विला में गई। इशिका वापस वसुधा के पास ही थी कि तभी उर्वशी वहां आई और उसने वसुधा से कहा, "दादी, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। एक्चुअली आयशा प्रेग्नेंट है और ये बच्चा नक्श का है। मैं नहीं चाहती कि ये न्यूज़ बाहर आए, तो मैंने उन्हें कहा है कि कल ही वो अपनी शादी रजिस्टर्ड करवा दे। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।" नक्श और आयशा की शादी की बात सुनकर इशिका को झटका सा लगा। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे इस शादी को रोकना चाहिए या नहीं। देखा जाए तो ये बच्चा नक्श का नहीं, माहिर का था। इशिका ने अपने मन में कहा, अगर मैंने सबके सामने सच बताया और इन्होंने फिर से शादी के लिए मना कर दिया तो मिसेस सिंघानिया को फिर से इनके आगे झुकना पड़ेगा। सही यही रहेगा कि मैं चुप रहूं। कम से कम मिसेस सिंघानिया को तो इंसल्ट फील नहीं करना पड़ेगा। इशिका ने चुप रहने का निर्णय लिया। वहीं शादी की बात सुनकर वसुधा ने बेरुखी से कहा, "मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे नक्श की शादी से कोई लेना देना नहीं है। वो लड़की शादी करके यहाँ आ सकती है, लेकिन मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी।" मजबूरन उर्वशी को हाँ में सिर हिलाना पड़ा। उसने गहरी सांस ली और फिर घमंड भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, "आप जानती भी हैं कि नक्श की सास का क्या बैकग्राउंड है?" इशिका भी उनकी बात गौर से सुनने लगी। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर राधिका कौन से खानदान से नाता रखती है। वो सिर्फ इतना जानती थी कि राधिका दिल्ली से बिलोंग करती है और इतने सालों में कभी भी उनकी फैमिली ने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया और ना ही कोई मिलने आया। पिछली बार जब मित्तल फैमिली उनसे मिली थी तब उन्होंने उन्हें काफी सम्मान दिया था। इशिका उनकी बातें गौर से सुन रही थी, तभी वसुधा ने सर हिलाकर कहा, "नहीं, मुझे नहीं पता कि हमारे रिश्तेदार कौन से खानदान से नाता रखते हैं। तुम ही बता दो।" उन्होंने कुछ खास बताया तो नहीं, पर हाँ ये कहा था कि उनकी फैमिली काफी सारी बिजनेस फैमिली से रिलेटेड है, तो फ्यूचर में नक्श अगर वहाँ बिजनेस करना चाहे तो वो उनकी हेल्प कर सकती है। आप तो जानती है ना कि दिल्ली की किसी भी बिजनेस फैमिली के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, वो भी अभिमन्यु की वजह से। तो ऐसे में नक्श और आयशा की शादी हमारे बिजनेस को और आगे लेकर जाएगी। बिजनेस फैमिलीज में अक्सर इसी तरह रिश्ते होते थे ताकि उनका बिजनेस और आगे बढ़े। प्रशांत और
अभिमन्यु की मॉम की शादी भी इसी वजह से हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादी नहीं टिकी और साथ ही राजवंश फैमिली के दिल्ली से सारे कॉन्टैक्ट भी खत्म हो गए थे। पूरी बात सुनने के बाद इशिका भी अपने मन में कहा, अच्छा तो इसलिए ये नक्श और आयशा की शादी करवा रही हैं। अगर नक्श की वजह से राजवंश एम्पायर को फायदा हुआ तो फ्यूचर में वो अभिमन्यु की जगह लेकर सीईओ बन सकता है। ये शादी पूरी तरह स्वार्थ पर टिकी थी। ये जानने के बाद वसुधा ने गंभीर आवाज में कहा, स्वार्थ से बनाए हुए रिश्ते ज्यादा टिकते नहीं हैं, तुम्हें नक्श को समझाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है दादी, अब अभिमन्यु ने भी तो एक नॉर्मल लड़की से शादी की है, लेकिन क्या फायदा हुआ? दोनों अलग अलग रहते हैं और ना ही उनका कोई बच्चा है। गौर से सोचिएगा, अभिमन्यु के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। उसकी पत्नी उससे अलग रहती है और एक अनजान लड़की को आप उसकी पत्नी समझ रही हैं। ऊपर से शादी को 2 साल हो गए, दोनों के बच्चे भी नहीं हैं। उर्वशी ने बातों ही बातों में अभिमन्यु को लेकर वसुधा को सुनाना शुरू कर दिया था। उर्वशी उसे ये समझाना चाहती थी कि अभिमन्यु और उसकी पत्नी के बीच रिश्ते सही नहीं हैं, लेकिन वसुधा को कुछ समझ नहीं आया। उर्वशी के जाने के बाद वसुधा ने कंफ्यूजन से इशिका की तरफ देखकर कहा, इसने अभी अभी ये क्यों कहा कि वो बदमाश लड़का और तुम साथ में नहीं रह रहे? तुम दोनों तो एक साथ एक घर में ही रह रहे हो। ये कितनी अजीब बातें करती है। हाँ दादी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो बकवास कर रही थी। आप प्लीज उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। वसुधा भी उसकी बात से सहमत थी, लेकिन फिर भी उसने आह भरते हुए कहा, फिर भी उसने एक बात तो सही कही ना बहू, तुम दोनों की शादी को 2 साल हो गए, फिर भी तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ क्यों नहीं है? सच सच बताओ, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है? उनकी बातें सुनकर इशिका हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे और उसे कैसे पता होगा कि अभिमन्यु में कोई कमी है। इशिका ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, दादी मुझे बहुत भूख लगी है, वो आज रात के खाने में क्या बनेगा? हाँ, हमें आज रात क्या खाना चाहिए? वसुधा कुछ सोचते हुए से बोली। इशिका को लगा कि उसने टॉपिक बदल दिया है, लेकिन तभी वसुधा ने कहा, कुछ ऐसा बनवाना चाहिए ना जिससे वो लड़का थके नहीं, उसका स्टैमिना कमजोर होगा, जल्दी पैदा हो गया था ना, इस वजह से होगा। इशिका ने अपना सिर पकड़ लिया। वो चाहकर भी वसुधा को नहीं रोक पाई और रात को डाइनिंग टेबल पर जब वो लोग साथ में थे तो अभिमन्यु को एक अजीब से मेन्यू का सामना करना पड़ा जो कुछ ओवर ही न्यूट्रिशियस था। अभिमन्यु को कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो हमेशा की तरह चेंज करने के बाद डाइनिंग टेबल पर आया तो वसुधा ने उसकी प्लेट में खाना डालना शुरू किया और कहा, सारा दिन काम करते रहते हो, कुछ खाते भी नहीं, अब ये सारा तुम्हें खत्म करना है। वसुधा ने अभिमन्यु की प्लेट में खाने का पहाड़ सा लगा दिया था। अभिमन्यु को आखिर कहना ही पड़ा, दादी आप क्या कर रही हैं? मैं इतना ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। ऐसे कैसे नहीं खा पाओगे? ठीक से खाते नहीं हो, तभी तुम्हारा ये हाल है कि ठीक से तुमसे कुछ नहीं होता। तुम रात को थक कर बिस्तर पर जाते हो और सीधे नींद आ जाती है। वसुधा ने उसे डांटते हुए कहा। अभिमन्यु को उनकी बातों का मतलब समझ नहीं आया। उसने हैरानी से सिर हिलाकर कहा, दादी क्या आप मुझे क्लियरली बताएंगी कि मैं कौन सा काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ? इससे पहले कि वसुधा पूरा डिटेल में बता पाती, इशिका ने बीच में बोलते हुए जल्दी से कहा, खाने का काम ठीक से नहीं कर पाते हो। दादी के कहने का मतलब है कि आप देर रात को आते हो तो ठीक से खाना नहीं खा पाते हो और सीधे जाकर सो जाते हो। तो आज आप आराम से पेट भर के खाइए मिस्टर राजवंश। हाँ, ठीक से खाओ, वसुधा ने फिर से कहा। इशिका ने राहत की सांस ली। तभी वसुधा ने आगे कहा, अगर ऐसे ही कमजोर रहोगे तो फिर मुझे परपोता कैसे मिलेगा? वसुधा के कहते ही इशिका ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया था, क्योंकि अभिमन्यु उसकी तरफ देख रहा था। अब अभिमन्यु ने गौर से सभी डिशेस की तरफ देखा तो उसे सब समझ में आ गया। उसका चेहरा लाल हो रहा था और वो सिर झुकाकर चुपचाप खाना खाने लगा। डिनर के बाद हमेशा की तरह अभिमन्यु ने वसुधा से बातें करने का सोचा। जैसे ही अभिमन्यु उनके पास आने लगा, वसुधा ने अभिमन्यु के कमरे की तरफ इशारा करके कहा, मुझे कंपनी देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अपनी पत्नी के साथ टाइम बताओ, शादी को 2 साल हो गए हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बच्चा चाहिए। इन सब में अभिमन्यु के साथ साथ इशिका को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने तुरंत इस गलतफहमी को दूर करते हुए कहा, दादी वो मैं और मिस्टर राजवंश। वसुधा ने इशिका की बात को पूरा भी नहीं होने दिया और जल्दी से अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, अचानक से मुझे दर्द क्यों हो रहा है? फिर उन्होंने इशिका की तरफ देखकर पूछा, तुम मुझे कुछ कहने वाली थी क्या बहू? थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। वसुधा को परेशान देखकर इशिका को वो टाइम याद आ गया जब उसके और अभिमन्यु के तलाक की बात सुनकर वसुधा की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। वो अभी भी सब कुछ सच बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी।
इशिका ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, गुड नाइट दादी। उसके बाद इशिका ने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा तो उस पर वही ना दिखने वाली स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखें हल्की छोटी हो गई थी। इशिका को समझ नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु वसुधा को रोक क्यों नहीं रहा। इशिका कुछ बोल पाती उससे पहले वसुधा खड़ी हुई और निवेदिता का हाथ पकड़कर बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम दोनों भी अपने कमरे में जाओ और आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इशिका मजबूरन अभिमन्यु के साथ धीरे धीरे अभिमन्यु के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उन दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वसुधा वहीं पर खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, लड़का हो या लड़की, कोई भी चलेगा। इशिका कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, मिस सिंघानिया रिलैक्स, दादी को कुछ भी बताया तो फिर से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस से दूर रहने के लिए कहा है। इशिका ने अभिमन्यु की बात पर सिर हिलाया और उसके साथ कमरे में आ गई। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, वसुधा तुरंत निवेदिता के साथ कमरे के आगे आ गई और कान लगाकर उनकी बातों को सुनने लगी। वसुधा ने निवेदिता की तरफ देखा और धीरे से पूछा, तुम्हें क्या लगता है निवेदिता, आज रात ये दोनों करीब आएंगे? मुझे मेरा परपोता मिल जाएगा ना? कुछ कह नहीं सकते मैडम, लेकिन थोड़ी कोशिश तो इन दोनों को भी करनी होगी ना, निवेदिता ने जवाब दिया। वही रूम के अंदर से इशिका सब देख सुन रही थी। वो हैरान रह गई। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और लाचारी से कहा, मुझे लगता है आयशा की प्रेगनेंसी की वजह से दादी इतना एक्साइटेड हो गई और उन्होंने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली हैं। अभिमन्यु बिना कुछ बोले उसकी तरफ देख रहा था, फिर वो सोफे पर जाकर बैठ गया था। न जाने क्यों उसे इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसे बहुत गर्मी लग रही हो। एक पल के लिए उसे लगा कि आज रात डिनर में वो सब खाने की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। उसने खुद को सामान्य करने की कोशिश की। अभिमन्यु ने अपनी टाई ढीली की और फिर बातचीत का टॉपिक बदलने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने सुना आज मिसेस सिंघानिया घर आई थी और उन्होंने नक्श और आयशा की शादी फिक्स कर दी है। हाँ, इशिका ने हामी भरते हुए कहा। फिर वो कुछ पल रुक कर बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उन्हें बताना चाहिए या नहीं कि आयशा नक्श के बच्चे की नहीं बल्कि माहिर के बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, उसके बारे में इतनी चिंता मत करो। तुम्हें क्या लगता है राजवंश फैमिली के लिए खून के रिश्ते इतने मायने रखते हैं? वो बस राधिका सिंघानिया से वो सारे बिजनेस कनेक्शंस पाना चाहते हैं, अभिमन्यु ने जवाब में कहा। इतना तो इशिका भी समझ गई थी कि उर्वशी ये शादी क्यों करवाना चाहती है। इशिका अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। तभी अभिमन्यु ने कहा, आज मैंने मिसेस सिंघानिया के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया। क्या तुम जानना चाहती हो वो कहाँ से बिलोंग करती है? इशिका कब से इस बारे में जानना चाहती थी। वो अभिमन्यु से बात करने के लिए उसके बिल्कुल सामने जाकर बैठ गई। कुछ देर तक उन दोनों के बीच चुप्पी छाई हुई थी। इशिका ने महसूस किया कि अभिमन्यु बोलने के बजाय उसे अजीब नजरों से देख रहा है। क्या पता लगाया है आपने? इशिका ने फिर से पूछा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु उसकी बात वहां बैठकर भी नहीं सुन पा रहा है। वहीं अभिमन्यु को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें उभर आई थी और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बांध रखी थी। अभिमन्यु की खराब हालत देखकर इशिका ने पूछा, क्या हुआ मिस्टर राजवंश? अभिमन्यु के माथे पर हल्की पसीने की बूंदें उभर आई। उसकी आंखें भी लाल होने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने होश में ना हो। अचानक अभिमन्यु उठा तो उसके कदम लड़खड़ाने लगे। इशिका भी समझ नहीं पा रही थी अचानक उसे क्या हो गया। अभिमन्यु का चेहरा साफ जाहिर कर रहा था उसके साथ कुछ सही नहीं है, पर अभिमन्यु और इशिका दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर अभिमन्यु के साथ ये क्या हो रहा था। अगले ही पल अभिमन्यु हल्का लड़खड़ाते हुए इशिका के पास आया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले अभिमन्यु ने इशिका को कमर से पकड़ा और उसके साथ बेड पर था। अभिमन्यु इशिका के ऊपर था। इशिका ने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु होश में नहीं था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आयशा के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर और उर्वशी के ताने देने पर वसुधा को एहसास हुआ कि अभिमन्यु और इशिका अभी तक एक दूसरे के करीब नहीं आए हैं। उन्होंने बातों की बातों में अभिमन्यु को इशिका के करीब जाने का कहा और उसे वो खाने खिलाए जिसकी वजह से वो एनर्जेटिक फील करे। वसुधा ने जबरदस्ती इशिका और अभिमन्यु को कमरे में भेज दिया था।
कमरे के अंदर आते ही अभिमन्यु को गर्मी महसूस होने लगी। ऐसे लग रहा था वसुधा ने कोई चाल चली है और उसके खाने में कुछ मिला दिया है। अभिमन्यु ना चाहते हुए भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था और जाने कि उसने इशिका को बेड पर हल्का सा धकेला और खुद उसके ऊपर आ गया था। इशिका अभिमन्यु को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही पल अभिमन्यु के होंठ इशिका के होठों पर थे। वो इशिका को काफी पैशनेटली किस कर रहा था। इशिका समझ नहीं पा रही थी अभिमन्यु ऐसा क्यों कर रहा है। उसने अभिमन्यु को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन पिछले कई दिनों से वो दोनों साथ रह रहे थे, तो उनके बीच एक अनजाना सा रिश्ता बन गया। कुछ देर बाद इशिका ने अभिमन्यु को खुद से दूर करने के बजाय उसका साथ देने लगी। इशिका के हाथ अभिमन्यु के बालों में चल रहे थे, तो वही अभिमन्यु के हाथ उसकी बैक पर थे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए काफी डीपली किस कर रहे थे। किस करते हुए अभिमन्यु जब उसकी नेक पर आया तो इशिका अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने अभिमन्यु को अपने दोनों हाथों से पकड़कर दूर धकेला। एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा और अभिमन्यु तुरंत उससे दूर हो गया। इशिका जल्दी से उठकर बैठी। अभिमन्यु ने अपने सिर को पकड़ा और कहा, शायद मुझे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तभी थोड़ा बेहतर लगेगा। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आया और वो जल्दी से बाथरूम के अंदर चला गया। वही इशिका के गाल भी लाल हो रहे थे। इशिता ने जल्दी से अपने पैंट के पॉकेट से एक दवाई निकाली और उसे लिया। उसे लेने के बाद इशिका को थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। इशिका ने एक नज़र आईने की तरफ देखा तो उसके गाल लाल थे और आंखें हल्की नम थी। वो खुद को देख भी नहीं पा रही थी। उसकी गर्दन पर हल्का सा लाल निशान भी बन गया था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने अभिमन्यु को रोकना बंद कैसे कर दिया? और यकीन नहीं हो रहा कि उसकी करीबी मुझे अच्छी लग रही थी, इशिका ने अपने मन में कहा। लगभग 20 मिनट बाद अभिमन्यु बाथरूम से बाहर आया। उसने बाथरोब पहना हुआ था। बाहर आते ही अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा, आई एम रियली सॉरी, दैट वॉज नॉट मी। मैं शायद बहक गया था। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, अचानक इशिका ने कहा और फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा। इसका कुछ और ही मतलब निकल रहा था। अभिमन्यु को अभी भी पूरी तरह राहत नहीं मिली थी। वो अंदर ही अंदर गर्मी महसूस कर रहा था। तभी इशिका ने बात बदलते हुए कहा, आपने कहा था कि आपको मिसेस सिंघानिया के बारे में कुछ पता चला है? हाँ, थोड़ा बहुत, अभिमन्यु धीरे से बोला। तुम जानती हो कि मेरे लिए दिल्ली जैसी जगह पर किसी इंसान के बारे में जानकारी हासिल करना आसान नहीं है। सिर्फ इतना ही पता चला है कि वो वहाँ की मर्चेंट फैमिली से है और उनकी फैमिली काफी सस्पिशियस है। वैसे मैंने अपने आदमियों को कह दिया है कि वो उनके बारे में और पता लगा लें। ठीक है, इशिका ने जवाब दिया। उसने बाहर की तरफ देखा तो वसुधा जा चुकी थी। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, लगता है दादी सोने के लिए चली गई हैं। ठीक है, फिर तुम भी अपने कमरे में चली जाओ। मुझे नहीं लगता कि इस हालत में हमें एक साथ एक कमरे में रहना चाहिए। मुझे अभी भी ठीक महसूस नहीं हो रहा है। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले कमरे के अंदर आ गई थी। रूम में आते ही वो बिस्तर पर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। लगभग 10 मिनट बाद इशिका अचानक से उठकर बैठी और उसने अपने होठों को छुआ। उसकी आंखों में बार बार वही लम्हा आ रहा था जब अभिमन्यु ने उसे किस किया था। इशिका ने अपने सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, मैं क्यों सोच रही हूँ इस बारे में? सब कुछ काफी एक्सीडेंटल था। लगता है दादी ने मिस्टर राजवंश के खाने में कुछ मिला दिया था। वही कुछ ऐसा ही हाल अभिमन्यु का था। वो करवटें बदल रहा था और नींद उसे भी नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में इशिका का खूबसूरत चेहरा और वही प्यारी ग्रे आईज घूम रही थी। अभिमन्यु फिर से असहज महसूस करने लगा। उसने जल्दी से कंबल दूसरी तरफ किया और गहरी सांस लेकर कहा, बस कुछ घंटे की बात है, उसके बाद दवाई का असर उतर जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैंने इस तरह से जबरदस्ती अपना फर्स्ट किस करने के बारे में तो कभी भी नहीं सोचा था। अभिमन्यु ने सोने की कोशिश की। कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में था। अगली सुबह अभिमन्यु की आंख खुली तो एक्सरसाइज करके नहाने के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचा। इशिका वहां नहीं थी तो उसने राहत की सांस ली। कल रात के बाद वो उसे फेस भी नहीं करना चाहता था। वही इशिका को वहां ना देखकर वसुधा ने तुरंत पूछा, मेरी बहू कहाँ है?
अभिमन्यु एक पल रुका और फिर बोला, कल रात वो काफी थक गई थी, सोने में भी देर हो गई थी, उसे थोड़ा और सोने देते हैं दादी। अभिमन्यु की बातें सुनकर वसुधा के चेहरे पर चमक आ गई। अभिमन्यु उनकी इस खुशी का कारण समझ पा रहा था। आगे इस बारे में कोई बात नहीं हुई और नाश्ते के बाद अभिमन्यु ऑफिस चला गया था। वही जब इशिका उठी तो वसुधा का बर्ताव थोड़ा अजीब था। वसुधा ने जल्दी से इशिका को अपने साथ सोफे पर बैठाया और बोली, तुम्हारे पैरों और कमर में दर्द हो रहा होगा ना, मैं ऐसा करती हूँ कि किसी मसाज करने वाली की अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, तुम्हें थोड़ी देर और सो जाना चाहिए था। अच्छा बहू, अगर तुम ज्यादा थकी हुई हो तो फिर से जाकर सो सकती हो, कल की रात मुश्किल नहीं होगी ना तुम दोनों के लिए। वो लड़का भी थका हुआ लग रहा था, मानो ठीक से सोया ना हो। इशिका समझ रही थी कि वसुधा का इशारा किस तरफ है। उसने इधर उधर देखा और तुरंत बात बदलते हुए कहा, दादी, मिस्टर राजवंश कहाँ है? वो तो काम पर चला गया, मैंने उसे मना भी किया था, फिर भी चला गया। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना कि कल रात तुम दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आए और अगली सुबह वो तुम्हें छोड़कर अपने काम पर चला गया? वसुधा ने सिर हिलाकर कहा। उनकी बातें बस इशिका को हैरान कर रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वो वसुधा को क्या जवाब दे। तभी उन्हें बाहर काफी हलचल सुनाई दी। इशिका ने वसुधा की तरफ देखा और कहा, बाहर काफी शोर हो रहा है, दादी आप यही रुकिए, मैं देखकर आती हूँ। इतना कहकर इशिका उठकर बाहर जाने लगी। उसने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि उससे पहले निवेदिता जल्दी से वहां आई और बोली, मिसेस राजवंश, बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है, कुछ हुआ है क्या? इशिका ने उसकी तरफ देखकर पूछा। जी, निवेदिता ने जवाब दिया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, जिससे साफ था खबर अच्छी नहीं थी। राजवंश फैमिली में जो भी होता था उससे वो अच्छे से वाकिफ थी। निवेदिता ने धीरे से कहा, आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है मिसेस राजवंश, प्लीज खुद को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। इशिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली थी? ... हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इशिका अगली सुबह वसुधा से बात कर रही थी, तभी अचानक बाहर शोरगुल की आवाज सुनाई दी। इशिका बाहर जाकर देखने लगी। तभी निवेदिता घबराई हालत में अंदर आई। निवेदिता कुछ बताने के बजाय इशिका को स्ट्रॉन्ग रहने का बोल रही थी, तो इशिका तो थोड़ा चिढ़कर कहा, सीधे सीधे बताओ निवेदिता, आखिर हुआ क्या है? निवेदिता ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, वो एक्चुअली आज मिस्टर नक्श राजवंश और आयशा सिंघानिया ने शादी कर ली है। वो प्रेग्नेंट है तो बाहर नहीं रहेगी और अब से यहाँ पर रहने के लिए आ रही है। इशिका को किसी से बात करने का मौका भी नहीं मिला और उससे पहले ही आयशा शादी करके भी आ गई थी। आयशा वहां आ गई थी तो जरूर अब वो इशिका के लिए नई प्रॉब्लम जरूर खड़ी करने वाली थी। इशिका को भी समझ आ गया था कि निवेदिता उसे सावधान रहने को क्यों बोल रही थी। वहीं शादी की न्यूज़ सुनकर वसुधा ने बिना किसी भाव के कहा, क्या फर्क पड़ता है, राजवंश विला में हर हफ्ते नए हाउस हेल्पर्स अपॉइंट होते हैं। निवेदिता ने सिर हिलाया और आगे कहा, एक और बात तो मैं बताना भूल ही गई थी। उर्वशी मैडम ने कहा है कि वो कुछ दिन घर की जिम्मेदारियों से आराम पाना चाहती हैं, तो उनका काम आयशा मैडम संभालेगी। उन्होंने कहा है कि आपको या मिस सिंघानिया को किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप आयशा मैडम को बोल सकते हैं। आयशा ने आते ही राजवंश फैमिली का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहा। ये सुनकर इशिका ने भौहें चढ़ाई। इशिका ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, आयशा की मैनिपुलेशन पावर को मानना पड़ेगा। उर्वशी जैसी चालाक औरत उसकी बातों में आ गई और सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। वहीं पूरी बात सुनकर वसुधा ने सख्ती से कहा, मेरा काम करने के लिए तुम यहाँ हो और बाकी कुछ बड़ा करवाना होगा तो वो लड़का कर देगा। मुझे उस घर की नई बहू को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ, इशिका ने कहा और वहाँ से बाहर मेन विला की तरफ जाने लगी। इशिका कुछ आगे पहुँची थी कि उसे नक्श दिखाई दिया। आजकल नक्श को देखकर इशिका अनकंफर्टेबल होने लगती थी। उसे यकीन नहीं होता था कि ये वही शख्स था जो कभी उसका दोस्त था। इशिका उसे इग्नोर करके आगे जाना चाहती थी, लेकिन नक्श तुरंत उसके पास आया और भौहें चढ़ाकर बोला, यकीन नहीं होता इशिका सिंघानिया, तुम इस हद तक गिर सकती हो। शादीशुदा होने के बावजूद मेरे अंकल पर डोरे डाल रही हो। इशिका नक्श से उलझना नहीं चाहती थी। उसने नक्श की बात को अनसुना किया और आगे बढ़ने लगी। तभी उसके कुछ कदम बढ़ाने पर नक्श ने पीछे से कहा, क्या लगता है इशिका, मुझे जलाने के लिए ये सब हरकतें कुछ फायदा करेंगी? बदला ले रही हो ना तुम मुझसे?
इशिका ने गहरी सांस ली और नक्श की तरफ पलट कर बोली, और तुम्हें ये गलतफहमी क्यों है नक्श? तुमसे बदला लेने के लिए मुझे अभिमन्यु राजवंश के करीब जाने के कोई जरूरत नहीं है। खुद को इतनी भी इम्पोर्टेंस मत दो। पता ही था कि तुम इस बात से इनकार करोगी। शर्म तो तुम्हारे मुंह पर है नहीं, जो इतना सब कुछ करने के बावजूद अनजान बन रही हो। नक्श ने सख्त आवाज में कहा। उसने अपना मोबाइल निकाला और फिर इशिका की तरफ स्क्रीन करते हुए कहा, अब तुम ये कहोगी कि इस फोटो में तुम नहीं हो। इशिका उस फोटो को देखकर हैरान रह गई। वो कल रात की फोटो थी, जब अभिमन्यु और इशिका बेड पर थे। हालांकि फोटो पर्दे के पीछे से ली गई थी तो इतनी साफ नहीं थी, पर इशिका जानती थी कि उस वक्त बेड पर अभिमन्यु और इशिका ही थे। इशिका ने गुस्से से नक्श की तरफ देखकर कहा, तुम्हें ये फोटो किसने भेजी नक्श? तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस साफ बता रहे हैं कि ये तस्वीर झूठी नहीं है। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे चाचू के नीचे क्या कर रही थी। मुझे इस बात से लेना देना भी नहीं है। पर क्या तुम्हारा पति जानता है कि इस वक्त तुम एक अमीर आदमी को बहला फुसलाकर उसकी जिंदगी में एक दूसरी औरत बनने की कोशिश कर रही हो? नक्श ने आंखें दिखाकर कहा। नक्श कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहा था, तो वहीं उसे इतने गुस्से में देखकर इशिका के चेहरे पर हंसी के भाव थे। उसने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, क्या तुम जानते भी हो कि मेरा पति कौन है? नक्श ने जवाब में कहा, मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हारा पति कौन है। वो जो भी हो, ये कभी नहीं चाहेगा कि तुम किसी और के साथ अफेयर करो। तुम एक घर तोड़ने वाली लड़की बन रही हो। नक्श ने देखा कि इशिका पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो वो उसे उकसाने के लिए आगे बोला, मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा था, लेकिन तुम भी अपनी माँ की तरह निकली ना। उन्होंने सिंघानिया फैमिली को बर्बाद कर दिया और तुम मेरे चाचू के पीछे पड़ी हो। लगता है ये सब चीजें तुम्हें विरासत में मिली है इशिका सिंघानिया। तुम्हें जो सोचना है सोचते रहो, किसे फर्क पड़ता है? इशिका ने बेपरवाही से कंधे उचकाकर कहा। इशिका वहां से जाने को हुई, तभी नक्श ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम मेरे चाचा का पीछा छोड़ दो। और किस हक से तुम मुझ पर इतना हक जमा रहे हो नक्श राजवंश? इशिका ने जवाब दिया। नक्श और इशिका एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी आयशा ने उन्हें साथ में देख लिया। आयशा थोड़ा दूर से ही जोर से चिल्लाकर बोली, इशिका, तुम मेरे पति के साथ क्या कर रही हो? आयशा ने जानबूझकर चिल्लाकर कहा था ताकि आसपास काम कर रहे हाउस हेल्पर्स का ध्यान उनकी तरफ जाए। उन सब ने देखा नक्श ने इशिका का हाथ अभी तक पकड़ा हुआ था। आयशा उनकी तरफ बढ़ते हुए तेज आवाज में बोली, तुम जानती हो ना, नक्श हमेशा से मुझसे प्यार करता है। अब जब तुम्हें मिस्टर अभिमन्यु राजवंश के साथ रहना है तो तुम नक्श का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? कम से कम मेरी शादी तो बख्श दो। आयशा इशिका पर इल्जाम लगा रही थी। इशिका ने इधर उधर देखा तो सब उसे देखकर फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। वास्तव में वो सब इशिका के बारे में ही बात कर रहे थे। वो सब यही कह रहे थे कि इशिका नक्श को फंसाने की कोशिश कर रही है, तो कोई अभिमन्यु और उसके रिश्ते को लेकर सवाल खड़ा कर रहा था। नक्श ने इशिका को जो फोटो दिखाई थी वो सब पहले ही देख चुके थे। वो इशिका को उस लड़की के तौर पर देख रहे थे जो आदमियों को अपने पीछे घुमाती है। उन सब की बातें सुनकर इशिका ने अपने मन में कहा, इसका मतलब कल रात दादी ने अभिमन्यु के खाने में कुछ नहीं मिलाया था। दादी ऐसा कर ही नहीं सकती। ठीक है, वो हम दोनों को साथ लाने के लिए कोशिश करती रहती है, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती। जरूर ये किसी और का काम है, जिन्होंने ये जानबूझकर किया है। इशिका को समझ नहीं आया कि अभिमन्यु के खिलाफ ये साजिश कर कौन रहा था, आयशा या उर्वशी। इशिका ने गहरी सांस ली और अपना हाथ नक्श के हाथ से अलग करके कहा, सबको सच बताओ नक्श, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? यहाँ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की? इशिका ने काफी आराम से नक्श से बात की थी और ये काफी वक्त बाद हुआ था। नक्श को वही पुराना वक्त याद आ गया और वो तुरंत ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं। इशिका आयशा को जवाब देने ही वाली थी कि तभी आयशा ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर कहा, अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम नक्श के पीछे नहीं आई तो नक्श तुम्हारे पीछे आया था क्या? बहुत हो गया, मैं बड़ी दादी से बात करने के लिए जा रही हूँ। वो तुम्हें इस तरह इस घर में नहीं रख सकती हैं। उनके सामने तुम्हारा असली चेहरा आना जरूरी है, तभी वो तुम्हें इस घर से निकालेगी। आयशा की बात सुनकर नक्श के चेहरे पर चमक आ गई। अगर इशिका को इस घर से बाहर निकाल दिया जाता तो उसके और अभिमन्यु के बीच सारे रिश्ते टूटने वाले थे और ऐसे में नक्श फिर से उसे अपने पास आने के लिए मजबूर कर सकता था। नक्श ने अचानक ही तेज और सख्त आवाज में कहा, देखो इशिका, ये तुम सही नहीं कर रही हो। अगर चाचू और तुम्हारे बीच में कुछ है तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो?
क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैंने और आयशा ने शादी कर ली है? अब मैं आयशा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। इशिका कुछ कह पाती उससे पहले आयशा उसका हाथ पकड़कर उसे वसुधा के विला में ले जाने लगी। नक्श भी वहां पर आ रहा था। आयशा ने तेज आवाज में कहा, कोई बात नहीं नक्श, आज इसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा कि ये कैसे दादी की बीमारी का बहाना बनाकर इस घर की बहू बनकर बैठी है। इसे तो इतनी भी शर्म नहीं आई कि अगर दादी गलत समझ रही हैं तो उनकी गलत फहमी को दूर करे। उल्टा ये तो चाचू के बेड तक पहुंच गई। बेहतर यही होगा इशिका कि तुम खुद ही दादी को सब सच बता दो, वरना तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा, नक्श ने कहा। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर वसुधा निवेदिता के साथ बाहर आई। उन्होंने देखा नक्श और आयशा उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। वसुधा ने तुरंत नक्श पर चिल्लाते हुए कहा, सोच समझकर बात करो लड़के, ये तुम्हारे चाचा की पत्नी है और रिश्ते में तुम्हारी चाची लगती हैं। क्या तुम्हें रिश्तों का जरा भी लिहाज नहीं है? दादी आपको गलत फहमी हुई है, ये मेरी आंटी नहीं है, नक्श ने सख्ती से जवाब दिया। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे क्या सच है और क्या नहीं? यही तुम्हारी आंटी है, वसुधा गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोली। फिर उसने निवेदिता की तरफ देखकर कहा, उस लड़के को फोन करो और अभी यहाँ बुलाओ, उसे कहो कि उसकी पत्नी को ये लोग परेशान कर रहे हैं। निवेदिता ने उसकी बात पर हामी भरी और एक तरफ जाकर जैसे ही अपना मोबाइल निकाला, नक्श ने उसके हाथ से मोबाइल छीनते हुए कहा, मिस निवेदिता, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। शाम को जब चाचू घर आएंगे तो मैं उन्हें सब समझा दूंगा। अभी इस लड़की को यहाँ से निकलना ज्यादा जरूरी है। इसकी वजह से राजवंश फैमिली के इज्जत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप मिस सिंघानिया को ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। वो मिस्टर अभिमन्यु और दादी की मेहमान हैं। आपको मिस्टर अभिमन्यु के आने का इंतजार करना चाहिए और तभी कोई फैसला लेना चाहिए। हम उनके मेहमान को इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते हैं, निवेदिता ने सख्ती से जवाब दिया। वो कोई मेहमान नहीं है, चाचू और इसकी फोटो पहले ही सब लोगों ने देख ली है। कंपनी की इमेज और स्टॉक्स पर इन सब चीजों का बहुत असर होता है। तुम पूरा मामला मुझे संभालने दो और बीच में मत बोलो, नक्श ने उसे डांटते हुए कहा। नक्श की बातें सुनकर वसुधा का गुस्सा अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वो जोर से चिल्लाकर बोली, जब मैंने तुम्हें कह दिया कि ये तुम्हारे चाचा की पत्नी है, फिर तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव कर कैसे सकते हो? नक्श वसुधा के आगे कुछ बोल नहीं पाया। तभी उर्वशी अंदर आई। उसे पूरे मामले के बारे में पता चल गया था। उसने आंखों ही आंखों में आयशा को इशारा किया। इसी के साथ आयशा और उर्वशी ने जाकर वसुधा के एक एक हाथ को जबरदस्ती पकड़ लिया था। आयशा ने वसुधा को जबरदस्ती खींचते हुए कहा, दादी यहाँ बहुत ठंड है, आपको कमरे में चलकर आराम करना चाहिए। वसुधा की तबीयत के बारे में उर्वशी जानती थी, इसलिए वो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। लेकिन आयशा तो वसुधा से नफरत करती थी। आखिर उन्हीं की वजह से इशिका इस घर में रह रही थी और उसको उससे ज्यादा इज्जत मिल रही थी। आयशा ने बिना सोचे समझे सख्ती दिखाते हुए वसुधा का हाथ बिल्कुल कसकर पकड़ लिया, जिससे वो जोर से चिल्लाकर बोली, तुमने अभी अभी मेरा हाथ दबाया, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपका हाथ मैंने बहुत प्यार से पकड़ रखा है, आयशा ने अनजान बनते हुए कहा। बाकी लोग इस बात की तरफ ध्यान ना दे, लेकिन इशिका इग्नोर नहीं कर सकती थी। वो तुरंत वसुधा के पास आई और आयशा का हाथ उनके हाथ से अलग किया। उसने देखा वसुधा की बुढ़ी चमड़ी पर आयशा के कसकर दबाने की वजह से नीले निशान पड़ गए थे। इशिका ने कुछ नहीं सोचा और आयशा की तरफ देखकर उसके गाल पर एक कसकर तमाचा लगा दिया। आयशा का चेहरा दूसरी तरफ झुका हुआ था। ये दूसरी बार हुआ था जब इशिका ने सबके सामने आयशा को थप्पड़ लगाया था। इससे पहले यूनिवर्सिटी में भी उसने उसे मारा था। आयशा कुछ कदम लड़खड़ाते हुए जानबूझकर जमीन पर गिर गई और अपना पेट पड़कर बोली, इशिका, ये तुम क्या कर रही हो? आह, मेरा बच्चा! नक्श जल्दी से दौड़कर आयशा के पास गया। उसे यही लगता था कि ये बच्चा उसका है, क्योंकि उसने आयशा के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे। आयशा को संभालते हुए नक्श ने इशिका की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, इशिका, तुम ठीक तरीके से बात नहीं कर सकती। हर बार तुम्हें मारपीट करनी जरूरी होती है क्या? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? इशिका ने नक्श की बात को पूरी तरह इग्नोर किया और वसुधा से कहा, दादी, आप ठीक है ना? हाँ बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो मेरा हाथ ही तोड़ना चाहती थी। अचानक नक्श फिर से इशिका की तरफ बढ़ने लगा। इशिका ने उसकी तरफ सख्त निगाहों से देखा तो नक्श के कदम वहीं पर रुक गए थे। वो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन उसने आसपास खड़े सिक्योरिटी गार्ड से तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम सब लोग यहाँ खड़े होकर देख कर रहे हो? चुपचाप इस लड़की को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालो। इशिका भी अब हरकत में आ गई थी।
उसने तेज आवाज में कहा, मैं भी देखती हूँ कि कौन हिम्मत करता है। तुम लोगों को यकीन नहीं है ना कि मैं ही अभिमन्यु की पत्नी हूँ और दादी की बात भी तुम लोग नहीं सुन रहे हो? तो ठीक है, अभिमन्यु को बुला लो। अगर किसी ने भी दादी के साथ कुछ भी किया तो फिर अभिमन्यु तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। आज इशिका ने बिना डरे सबके सामने ये कह दिया था कि हाँ, वही अभिमन्यु की पत्नी है और किसी की हिम्मत है तो वो उसे हाथ भी लगाकर दिखा दे, क्योंकि अभिमन्यु के होते हुए पूरे राजवंश विला में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इशिका और दादी के साथ कुछ कर सके। वही नक्श, आयशा और उर्वशी हैरानी से इशिका को देखने लगे। उसने अभी अभी खुद को अभिमन्यु की पत्नी बताया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आयशा और नक्श की शादी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आयशा पहले ही पूरी साजिश करके उस घर में आई थी और आते ही उसका पहला काम इशिका को घर से बाहर निकालना था। आयशा ने इशिका और नक्श को बातें करते देखा और उसने इस बात का अच्छा खासा तमाशा बना दिया था। वो इशिका को जबरदस्ती वसुधा के पास लेकर गई और उसे घर से निकलवाने की जिद करने लगी। इन सब के चक्कर में आयशा ने वसुधा को भी हर्ट किया। मामला अब इतना बढ़ गया था कि वसुधा के विला में इशिका बाहर के आंगन में अकेली खड़ी थी और उसके आसपास पूरी राजवंश फैमिली और सिक्योरिटी गार्ड थे। नक्श उन सिक्योरिटी गार्ड्स पर प्रेशर डाल रहा था कि वो इशिका को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दें। इशिका ने एक बार फिर से तेज आवाज में कहा, मैं आप सबको पहले ही अवेयर कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन इन सब की वजह से दादी की तबीयत खराब हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। वहाँ खड़ा हर एक शख्स जानता था कि अभिमन्यु के लिए वसुधा क्या मायने रखती है और इशिका के उन शब्दों ने भी काम किया। वो सब उसे घेरकर अपनी जगह पर खड़े तो थे, पर उनमें से किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ी कि वो इशिका की तरफ एक कदम भी उठा सके। उन सब को वहीं पर खड़े देखकर उर्वशी ने आगे आकर कहा, तुम्हें इतना तो पता है ना कि दादी की तबीयत किस हद तक खराब रहती है और डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस से दूर रहने के लिए कहा है। ये लड़की उन्हें परेशान कर रही है, क्या अब भी तुम इसे बाहर नहीं निकालोगे? इतना सब कुछ कहने के बाद भी गार्ड्स अपनी जगह पर खड़े थे। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अभिमन्यु के खिलाफ जाकर कुछ करें, क्योंकि उन्होंने अभिमन्यु को अपनी आंखों से देखा था। जब वो घर वापस लौटा था तो एक बार वह उर्वशी ने बदला लेने के लिए वो सभी फूड आइटम्स उसके लिए डिनर में बनवाए थे, जिससे उसे एलर्जी थी। बदले में अभिमन्यु ने पूरे किचन स्टाफ को काम से हटवाकर किचन ही तोड़ दिया था। आज तक उस किचन स्टाफ को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी और ऑफिस में भी यही हाल था। जो उसकी बात नहीं मानता वो उसे काम से निकाल देता था। उर्वशी समझ गई थी कि उसके धमकाए बिना गार्ड्स कुछ नहीं करेंगे। उसने चिल्लाकर कहा, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबको काम से निकाल दूंगी। रही बात अभिमन्यु की, तो जब वो आएगा तो मैं उसे समझा दूंगी, वो तुम में से किसी को कुछ नहीं करेगा। उर्वशी के सहारे गार्ड थोड़ा आगे आए थे। उन्होंने वसुधा और इशिका को घेर लिया था। हालांकि वसुधा की वजह से अभी भी वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। आयशा ने सब कुछ समझा और फिर इशिका से कहा, अब तुम्हें दादी की फिक्र नहीं हो रही कि इन सब की वजह से उनकी तबीयत पर क्या असर पड़ेगा? खुद के साथ साथ इन्हें भी परेशान कर रही हो, वो भी बेवजह। आयशा का कहना भी सही था। इशिका ने वसुधा से कहा, दादी, इन सब से मैं निपट लूंगी, आपको अंदर जाकर आराम करना चाहिए। बोलते हुए उसने निवेदिता की तरफ देखकर कहा, मिस निवेदिता, प्लीज आप दादी को कमरे में लेकर जाइए। निवेदिता घेरे के अंदर आई। उसने वसुधा को अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन वसुधा ने इशिका का हाथ पकड़ लिया था। उन्होंने कहा, मैं अपनी बहू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। निवेदिता ने वसुधा को समझाते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, दादी प्लीज बाहर चलिए, मेरा फोन इन लोगों ने ले लिया है। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तभी लैंडलाइन से मिस्टर राजवंश को कॉल करके सब बता पाएंगे। वसुधा सब समझ गई थी और उन्होंने निवेदिता के साथ जाने के लिए हाँ कह दिया। जाने से पहले निवेदिता ने इशिका से बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मिस सिंघानिया, यहाँ सब कुछ आपके खिलाफ है, तो एक समझदार इंसान तब तक लड़ाई नहीं करता जब तक मामला उसके पक्ष में न हो। बातों ही बातों में निवेदिता इशिका को सावधान रहने का कह रही थी। इशिका ने उसकी बात पर बिना कुछ कहे सिर हिला दिया।
वसुधा के हटते ही आयशा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। गार्ड्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे। नक्श कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो इशिका के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता था। उसने तेज आवाज में कहा, इशिका, अभी भी टाइम है, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना ये लोग तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेंगे। मुझे तुमसे किसी तरह की बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं है। नक्श इशिका की फिक्र कर रहा था। ये देखकर आयशा की जलन की कोई सीमा नहीं रही। वो सिर हिलाकर बोली, इशिका, प्लीज नक्श की बात को समझो। मैं तुम्हारे पति को जॉब दिलाने में हेल्प करूंगी। तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है तो तुम सिंघानिया हाउस में रह सकती हो, पर राजवंश फैमिली से चली जाओ। क्या सच में? इशिका ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो मुझे यहाँ इस अनजान घर में भी सहन नहीं कर पा रही हो, तो फिर अपने घर में कैसे सहन करोगी? तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे किसी और प्लैनेट में भेज दो, तो ये झूठी बातें मुझे मत कहो। आयशा कुछ देर के लिए शांत हो गई, क्योंकि ये सच भी था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, यहाँ रुकने का क्या फायदा है? तुम खुद कंफ्यूज हो। कभी तुम अभिमन्यु चाचू के पास जाती हो तो कभी नक्श के पास आ जाती हो। तुम्हारा खुद का पति भी है जिसकी तरफ तुमने ध्यान तक नहीं दिया होगा। तुम्हारी इन हरकतों से नक्श तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, और तुम सबको अपने इशारों पर नचाना बंद करो। अगर अभिमन्यु मुझसे इम्प्रेस होता तो मुझे नक्श के पास जाने की क्या जरूरत है? जो मैं कभी अभिमन्यु के पास तो कभी नक्श के पास जाऊंगी। दोनों के बीच कोई कंपैरिजन नहीं है, तुम भी अच्छे से जानती हो। इशिका ने सिर हिलाकर कहा। बातों ही बातों में वो नक्श की इंसल्ट कर रही थी। उर्वशी ने बीच में ही चिल्लाकर कहा, मतलब क्या से तुम्हारे कहने का? मेरा बेटा दिखने में अभिमन्यु से अच्छा नहीं दिखता है क्या? बोलते हुए उसने नक्श की तरफ देखा। नक्श दिखने में हैंडसम था, पर हाँ, ये भी सच था कि अभिमन्यु के पास खड़े होने पर अभिमन्यु के आगे वो कुछ भी नहीं था, ना ही लुक्स में और ना ही बाकी कैपेबिलिटीज में। इशिका ने तुरंत ही बात को बदलते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है नॉलेज के मामले। बोलते हुए इशिका रुक गई थी। वो भी जानती थी कि नक्श एक अच्छा स्टूडेंट था और हमेशा आगे रहता था। उसका ये बहाना यहाँ कोई काम नहीं आने वाला था। उर्वशी तुरंत इशिका के पास जाकर बोली, मेरा बेटा हर तरीके से अभिमन्यु से अच्छा है और उम्र में भी उससे कम है। उसे अपने से बड़ों का सम्मान करना आता है, ना कि अभिमन्यु की तरह। वो एक घमंडी इंसान है। उर्वशी का साथ देते हुए आयशा ने कहा, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। नक्श हर तरीके से बेहतर है, तभी तुम उसके आगे पीछे घूमती रहती हो। तुम हम दोनों को अलग करना चाहती हो ना? बिल्कुल नहीं, इशिका ने सिर हिलाकर बेपरवाही से कहा। मैं तो तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि चाहे ये कितना भी बुरा क्यों ना हो, इसे तलाक मत देना और हमेशा इसी के साथ रहना, ताकि ये मेरे पीछे ना आए। उर्वशी से ये सब बातें बर्दाश्त नहीं हुई। वो गार्ड की तरफ देखकर बोली, इससे बातें करने का और उलझने का कोई फायदा नहीं है। अब वक्त सबक सिखाने का है। ये सीधे सीधे यहाँ से निकलती है तो ठीक है, वरना मार पीट कर जैसे भी निकाल सकते हो, इसे यहाँ से बाहर निकालो। उर्वशी का इशारा पाते ही गार्ड्स इशिका की तरफ बढ़ने लगे। नक्श उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही आयशा ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अगर तुम चाहते हो कि अभिमन्यु चाचू और इशिका के बीच में कभी कुछ ना हो तो फिलहाल के लिए कुछ मत बोलना। नक्श ने सिर हिलाया। आयशा उसके इमोशंस का अच्छे से फायदा उठा रही थी, तो वही सिक्योरिटी गार्ड्स इशिका पर हमला करने के लिए तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु इस वक्त एक मीटिंग में था, जब उसे वसुधा का कॉल आया। कॉल पर बात करते ही उसने बीच मीटिंग में ही पृथ्वी से कहा, अभी इसी वक्त गाड़ी निकालो, मुझे घर जाना है। अभिमन्यु ने मीटिंग बीच में रोकने का कोई बहाना नहीं तक बताया और सीधा वहां से जाने लगा। मीटिंग में मौजूद बाकी लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। पृथ्वी भी घबरा गया था और वो जल्दी से गाड़ी निकालने के लिए ड्राइवर को कॉल करने लगा। वो लोग आपस में अलग अलग अंदाजे लगा रहे थे। उनके हिसाब से शायद वसुधा की तबीयत खराब हो रही थी, तो किसी को ये लगता था कि जल्द ही अभिमन्यु की पत्नी वापस आने वाली हैं। अभिमन्यु ने उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो जल्दी से नीचे पार्किंग एरिया में पहुंचा। उसने ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहा, बाहर निकलो। सर, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप कहीं जा रहे हो? ड्राइवर ने घबराते हुए पूछा। अभिमन्यु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो रुककर उसके सवालों के जवाब दे सके। वो तुरंत ड्राइवर की जगह पर बैठा और गाड़ी लेकर राजवंश विला जाने के लिए निकल गया। इस वक्त उसकी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल हाई थी। अभिमन्यु उस गाड़ी को ऐसे चला रहा था जैसे कोई स्पोर्ट्स कार हो। तो वहीं पृथ्वी नीचे पहुंचा। उसने गार्ड से कहा, आप लोग यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हो? जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करो। कुछ ही देर में अभिमन्यु राजवंश विला पहुंच चुका था और उसने अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया तक में नहीं रोकी थी।
वो सीधा अपनी गाड़ी को वसुधा के विला की तरफ लेकर जा रहा था, जहां पार्किंग करना मना था। अभिमन्यु जल्दी से गाड़ी से बाहर उतरा तो उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके चेहरे के भाव सर्द थे और उसके दिल में इस वक्त यही चल रहा था कि वो इशिका को बुरे हाल में देखेगा। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा तो उसने देखा इशिका आंगन के बीचों बीच तीखी निगाहों से खड़ी जमीन पर गिरे सिक्योरिटी गार्ड को देख रही थी। अभिमन्यु के चेहरे पर हैरानी के भाव थे और उससे भी ज्यादा हैरान आयशा और नक्श थे। नक्श को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इशिका फाइट में इतनी अच्छी हो सकती है, और ना ही आयशा ने इस बारे सोचा था। सिंघानिया मेंशन में बचपन में वो हमेशा डरी हुई रहती थी और मार खाती थी। उसे नहीं पता था कि बड़ी होने के बाद इशिका इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि वो 5 सिक्योरिटी गार्ड के साथ फाइट करके उन्हें धूल चटा सकती थी। आयशा ने नक्श की आंखों में इशिका के लिए इमोशन देखे, मानो आंखों ही आंखों में वो उसकी तारीफ कर रहा हो, तो ये आयशा से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चिल्ला कर बोली, ये इस तरह मेरे घर में मारपीट नहीं कर सकती है, अभी के अभी पुलिस को बुलाओ। आयशा की तेज आवाज सुनकर मानो उर्वशी होश में आ गई हो, जो इशिका को इस तरह मारपीट करते हुए देखकर डर कर कुछ कदम पीछे हो गई थी। उसने तुरंत बौखलाते हुए कहा, आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। उन्हें जवाब देना कि क्या सोचकर तुमने ये सब किया। उर्वशी अपना मोबाइल निकालकर कॉल करने ही वाली थी कि किसी ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। वो इशिका थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने थोड़ी देर पहले निवेदिता को कॉल नहीं करने दिया था, तो आपको क्या लगता है मैं आपको पुलिस को कॉल करने दूंगी। इशिका का ये रूप देखकर उर्वशी घबरा गई। वो कुछ कदम पीछे हटी और एक कैबिनेट से टकराकर गिर गई थी। उर्वशी ने तेज सांसें लेते हुए बाहर की तरफ देखा तो उसे अभिमन्यु दिखाई दिया। इस वक्त वो उसे किसी फरिश्ते की तरह लग रहा था, जिसने उन सबको इशिका से बचा लिया था। उर्वशी ने जल्दी से कहा, अभिमन्यु अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ये लड़की पागल हो गई है और कैसी अजीब हरकतें कर रही है। इसका बस चले तो ये यहाँ सबकी जान ले ले। इशिका की नज़र अभिमन्यु से मिली। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था, मानो अगर कोई इस वक्त उसे रोकने की कोशिश करेगा तो वो उन सबको मार देगी। इशिका के साथ यही होता था। जब उसे गुस्सा आता था तो वो इतनी आसानी से शांत नहीं होता था। अभिमन्यु जल्दी से इशिका के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, तुम्हें यहाँ ये सब करने की क्या जरूरत थी। अभिमन्यु के शब्दों ने इशिका को हैरानी में डाल दिया था। मौके का फायदा उठाते हुए आयशा ने जल्दी से कहा, हाँ चाचू, हम भी इसे यही समझा रहे थे कि आराम से बात करते हैं, लेकिन ये मारपीट पर उतर आई। इसने तो दादी की तबीयत की भी परवाह नहीं की। उर्वशी भी तुरंत बोली, ये सही कह रही है अभिमन्यु, तुम्हें इसे कंट्रोल में रखना चाहिए। ये तुम्हारी मेहमान है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ काम करने वाले लोगों पर हाथ उठाएगी। एक इज्जतदार और सभ्य लड़की ऐसा कभी नहीं करेगी। वो सब अभिमन्यु का तेवर देखकर उसे इशिका के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं नक्श की निगाहें अभिमन्यु के हाथ पर टिकी हुई थी, जिसने अभी भी इशिका का हाथ पूरे हक से पकड़ रखा था। अगर नक्श यही करता तो इशिका उसका हाथ झटककर दूर कर देती, लेकिन इशिका ने अभिमन्यु को कुछ नहीं कहा। ये सब उसके दिल में और जलन पैदा कर रहा था। वहीं इशिका ने उन सबकी बातों का जवाब देने के बजाय अभिमन्यु की आंखों में देखकर धीरे से कहा, क्या तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह ये लगता है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल सही ही तो कह रहे हैं ये लोग कि तुम्हें मारपीट करने की क्या जरूरत थी। तुम्हें आइडिया भी है इसके बाद क्या हो सकता है। ये मेरा घर है मिस सिंघानिया, कोई रेसलिंग ग्राउंड नहीं जो तुमने फाइट करनी शुरू कर दी। अभिमन्यु ने अपनी इंटेंस वॉइस में कहा। इशिका हैरानी से अभिमन्यु को देख रही थी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि अभिमन्यु उन लोगों का साथ देगा। अब आगे क्या होगा? आखिर अभिमन्यु उन लोगों का साथ देगा?